हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 8 ऑफ अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। इंग्लिश, हिंदी दोनों में यहाँ पर न्यूज़ कवर की जाती है। एंड सिविल सर्विसेज में जो हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है, पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। गाइज, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को बताना कि निष्कर्ष क्या निकला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको पता भी नहीं होगा इस बारे में। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं गाइज़ कि जो इशू जो हुए थे वो ख़त्म इस नोट पे हुए हैं कि उनके द्वारा कहा गया कि मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूं, वो अपने स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर देंगे। तो वही चीज़ मैंने करी, क्योंकि देखो अपन यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट तो करने नहीं आए, इस प्रकार की ड्रामाबाजी करने नहीं है, ना मैं इस प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, ऐसी ड्रामेबाजी को। तो मैंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दिए जो उन्होंने दिए थे, और उनके द्वारा कहा गया कि वो अब मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और मैं भी किसी प्रकार का रिएक्शन उनके बारे में अब नहीं देने वाला। अपन अपनी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। अब जो होना था वो हो गया, और ये बताना आप लोगों को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया। आई एम रियली वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई एम रियली वेरी थैंक यू। आपने इतना बड़ा मेंटल बर्डन जो है गाइज वो उतारा है, बहुत यार मानना पड़ेगा। आपके अंदर वाकई में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो है, ये बात तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो उठाई है आवाज़ वो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू यार गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग मुझे गाइस इस कमलाक्ष झा करके फेसबुक पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ये आप ही लोगों का चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, और बेल आइकन पर भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड पेपर 1 से रिलेटेड अब टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो पेपर 1 की जो न्यूज़ है गाइस वो एटॉमिक बॉम्ब डोम से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब डोम कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है गाइस, ये हिरोशिमा जापान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। 75th एनिवर्सरी हम लोग को हिरोशिमा अटैक की देखने को मिली थी। आपको पता होगा हिरोशिमा में अटैक हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। मेरा आपसे अभी एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम क्या था। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था जापान के ऊपर यूएसए के द्वारा, उसका नाम क्या था, उस बॉम्ब का नाम बताइए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो गाइज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, ये जगह है गाइज। तो ये बेसिकली उन लोगों को याद करने के लिए रखी गई है इस प्रकार की, और इस मतलब यानी कि डिस्ट्रक्टिव तरीके की आपको दिखाई दे रही है। पूरा डिस्ट्रक्शन यानी कि टूटी फूटी आपको इमारत यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर है जिन लोगों की जान चली गई थी न्यूक्लियर अटैक के दौरान। बताया गया है करीब 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एटॉमिक बॉम्बिंग जो हुई थी हिरोशिमा के अंदर 6 अगस्त 1945 को। तो उन्हीं लोगों को याद करते हुए ये इमारत बोल सकते हो आप, या मेमोरियल पार्क आप बोल सकते हो, ये हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको एटॉमिक बॉम्ब डोम के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को के द्वारा 1996 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया था, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर यूनेस्को के द्वारा कहा गया कि एक नॉन न्यूक्लियर वर्ल्ड जो है वो बनाना है। यानी कि उनका संदेश ये था इस मेमोरियल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का, कि पूरी दुनिया जो है वो नॉन न्यूक्लियर जो है वो बन सके, यानी कि इस प्रकार के न्यूक्लियर अटैक फ्यूचर में दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही घातक घटना जो है वो ये हम लोग को देखने को मिली थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो मेन काम की चीज़ क्या है, एटॉमिक बॉम्ब डोम, ये हिरोशिमा के अंदर है। क्यों बनाया गया था वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़, वो बॉम्ब का नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे, वो चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके 75th ईयर जो है वो कंप्लीट हो गए। 6 अगस्त 1945 को ये बॉम्बिंग
न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। ये इस प्रकार की कुछ इमारत जो है वो मेमोरियल जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। एंड गाइस पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट बिफोर दैट इकबाल खान जी, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना ईमेल चेक कर लीजिए। आपके ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन आया होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है वो प्लीज़ फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तभी जाकर आपको डेली बेसिस पर जो है वो पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी, और आपके पास गूगल ड्राइव का फोल्डर जो है, यानी कि आपकी जो बताई गई जीमेल एड्रेस है उस पर गूगल ड्राइव जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, और वहीं पर ही डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगी। तो प्लीज़ जो है आप अपना ईमेल चेक कर लो एक बार। अब गाइस पेपर 2 की पहली जो न्यूज़ है ब्रू कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो आपको पता है गाइस इसके बारे में काफ़ी समय से हम लोग जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक एमसीक्यू मैं दे रहा हूँ, इसको आप पहले सॉल्व करो। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है कि ब्रू जो है जिनको रियांग कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ब्रू कम्युनिटी है उनको रियांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रियांग के नाम से जाने जाते हैं ये। तो इन राज्यों में से आपको ये स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से बताइए कहाँ कहाँ पर फैली हुई है ब्रू कम्युनिटीज़। त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। कहाँ कहाँ पर आपको ब्रू कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। कई बार हम लोग ब्रू कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो इशू चल रहा था जनवरी में हमने बात करी थी ब्रू कम्युनिटी के बारे में, मेरे ख्याल से उसके बाद भी एक आधी बार बात करी है। उससे पहले हम लोग ने सितंबर के समय पर बात करी थी ब्रू कम्युनिटी के बारे में। बताओ जल्दी फटाफट इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो चारों ही हैं, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों में ही आपको जो है वो ब्रू कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी जो कि फैली हुई हैं। कुछ चीज़ें बात करें जैसे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अंदर इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि बहुत ही पिछड़ा। एक तो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप में भी जो पिछड़े जो होते हैं, बिल्कुल वल्नरेबल जो होते हैं और भी पिछड़े, तो उनको जो है वो PVTG में रखा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में। ये त्रिपुरा के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं इस प्रकार के। और मिजोरम के अंदर गाइस इनको टारगेट किया जाता है और इनको कहा जाता है कि वो मिजोरम के मूल निवासी नहीं है, इंडिजीनियस नहीं है वो मिजोरम स्टेट के, तो उनको जो है वो टारगेट करा जाता है मिजोरम की दूसरी कम्युनिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा बात करेंगे इस तो जनवरी 2020 में जब हम लोग ने इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो उस समय सेंटर केंद्र ने एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट जो है वो साइन किया था, जो ब्रू रेफ्यूजीज जो इशू चलते आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए। एग्रीमेंट जो हुआ था वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम और ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव जो है, यानी कि ब्रू रियांग की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ जो है वो मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। और जो 23 साल से जो चल रहा था ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस, तो उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए ये एग्रीमेंट देखने को मिला था। इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, तो इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि जो ब्रू हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर जो बहुत इशू चल रहा था ब्रूज के बीच में, यहाँ पर जैसे मिजोरम में इनको टारगेट किया जाता था, इनको बोला जाता था कि मिजोरम को छोड़कर वो दूसरी स्टेट पर जाएं, दूसरी जगह पर जाएं। तो यहाँ पर फैसला जो है वो क्या निकला कि सेंटर ने अनाउंस किया 600 करोड़ रुपए का एक पैकेज इस एग्रीमेंट के तहत, और कहा गया कि त्रिपुरा के अंदर ब्रू कम्युनिटी को जो एक ज़मीन दी जाएगी। आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, मिजोरम में इनको टारगेट किया जाता था, फिर ये जो है देख सकते हैं आप इस मैप में, ये मिजोरम को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, त्रिपुरा में, क्योंकि सेंटर ने अलॉटमेंट किया कि त्रिपुरा में इनको जो है वो एक ज़मीन दी जाएगी। और 600 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया था सेंटर के द्वारा जनवरी 2020 में इस एग्रीमेंट के तहत। यहाँ पर कहा गया कि एक FD जो है वो खोली जाएगी 4 लाख रुपए की, हर एक फैमिली को ये FD दी जाएगी सरकार की तरफ से, फिक्स डिपॉजिट, राइट, हर एक फैमिली को, ब्रू ट्राइब्स की, ब्रू कम्युनिटी की। और कहा यह गया कि 2 साल के बाद वो इस अमाउंट को जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा हर एक फैमिली को 40 बाय 30 स्क्वायर फीट का एक रेसिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा, रहने के लिए एक प्लॉट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। 5,000 रुपये उनको कैश अमाउंट दिया जाएगा हर महीने 2 सालों के लिए। इसके अलावा कहा गया कि उनको फ्री में राशन दिया जाएगा, फूड ग्रेन्स वगैरह दिए जाएंगे 2 सालों तक। और कहा गया कि उनको अपना घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें इस एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई थी। अभी हमने क्या देखा कि इनको त्रिपुरा में लैंड ऑफर करने की बात की गई थी। अब न्यूज़ में जो टॉपिक आया गाइस वो ये आया हुआ है कि ब्रूज ने रिजेक्ट कर दिया है कि त्रिपुरा के जो नॉन ब्रूज हैं, यानी कि त्रिपुरा की वो कम्युनिटी जो कि ब्रू नहीं है, राइट, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको जो है वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को किस किस जगह पर जो है वो रहना है, तो उनके द्वारा लोकेशन डिसाइड की गई थी। बट ब्रू कम्युनिटी ने बोला कि हमें जो डिसीजन लिया गया है नॉन ब्रूज के द्वारा जो त्रिपुरा में रहते हैं कि हम लोग को कौन सी जगह अलॉट की जाएगी, तो उससे हम एग्री नहीं कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। एक जॉइंट मूवमेंट कमेटी है और ये नॉन ब्रूज की जॉइंट मूवमेंट कमेटी थी जिसने डिसाइड किया कि त्रिपुरा की कुछ जगह हैं जैसे कि 6 जगह उन्होंने डिसाइड करी थी कि उन जगह पर जो है ये ब्रू कम्युनिटी को जो है वो सेटल किया जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको याद आ रहा बताया था कि ब्रू कम्युनिटी मिजोरम से निकल कर जो है वो त्रिपुरा जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कहा गया कि कुछ 6 जगह पर जो है वो इन ब्रू कम्युनिटी को सेटलमेंट दिया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी। तो ये किसने डिसाइड कर लिया? ये नॉन ब्रूज ने, यानी कि जो ब्रू कम्युनिटी के सदस्य नहीं है। इसको लेकर ब्रू कम्युनिटी ने डिसएग्रीमेंट प्रस्तुत किया, वो उससे सहमत नहीं थे इन जगहों पर रहने से, क्योंकि इनका कहना ये था कि ये जगह जो है वो मतलब जैसे कि स्कूल्स वगैरह नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो इनको चाहिए होती है हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, तो इनके द्वारा कहा गया कि ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर रोड वगैरह की भी सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर नहीं है। तो इनका कहना था कि ये ब्रू की जो 6500 फैमिलीज़ हैं और इसमें एटलीस्ट 500 फैमिलीज़ जो कि हर एक साइट में रहेंगी, तो इन्होंने बोला कि हमारी चॉइस की साइट पर हमें रहने दिया जाए, यानी कि जो जिस जगह पर हम रहना चाहते हैं वो जगह हमें प्लीज़ अलॉट की जाए। तो इस प्रकार की इनकी डिमांड जो है वो अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये स्टोरी के बारे में आपको एक जनरल पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है आपको। मेन चीज़ जो जानी थी डिटेल में वो मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर करा दी, जो MCQ में हमने देखा था ब्रू के बारे में जो इंपॉर्टेंट था, और दूसरा हमने चर्चा करी थी कि इनको त्रिपुरा के अंदर जो अलॉटमेंट दिया जा रहा है तो त्रिपुरा में इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया और मिजोरम के अंदर इनको टारगेट किया गया था, राइट। और त्रिपुरा में इनको वेरियस जगह दी जाएंगी, ये इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग को देखने को मिला। और जो 23 साल से जो इश्यूज चलता आ रहा था वो अब खत्म हो रहा है इस एग्रीमेंट के तहत, बट अभी भी इसमें इश्यूज वगैरह आए हैं, जैसे कि अभी इश्यूज हमने देखे, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप लोग को जो है वो पढ़नी है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से चीज़ें आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने भी आपको ये पढ़ाया था आखिरी में एग्रीमेंट, वो उसका ये हिंदी इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट, अब गाइस चर्चा हो रही है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये HEFA न्यूज़ में क्यों देखने को मिली है, तो बताया जा रहा है कि JNU को 455.02 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग जो है वो मिल गई है। ये किस पर्पस के लिए फंडिंग मिली है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि JNU में न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, हॉस्टल बनाए जाएंगे, रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, इसका नाम चेंज हो गया HRD मिनिस्ट्री का, आपको पता होगा। तो HRD मिनिस्ट्री जो है यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके अंडर आती है HEFA, इसके तहत जो है वो फंडिंग ऑफर की गई है JNU को। तो ये न्यूज़ में था, बट हम लोग को किस पे टारगेट करना है ज़्यादा? HEFA है क्या ये? तो देखिए गाइस, 31 मई 2017 को ये लाई गई थी और एक जॉइंट वेंचर ये हम लोग को देखने को मिला था एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में और कैनरा बैंक के बीच में, और एग्री हुई थी इक्विटी पार्टिसिपेशन के ऊपर, यानी कि आपको पता होगा इसकी इक्विटी शेयर होल्डर, आपने नाम सुना होगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। तो ये शेयरिंग बेसिस पर हम लोग को देखने को मिला था, पार्टनरशिप हुई थी। 90.91% ये सरकार का होगा और 09.09% कैनरा बैंक का होगा। इस पर जो है वो डिसीजन सामने हुआ था, एक जॉइंट वेंचर हम लोग को ये देखने को मिला था। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको रजिस्टर किया गया था। ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC हम लोग को देखने को मिलती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC यानी कि एक ऐसी NBFC जो कि डिपॉजिट नहीं लेती, यानी कि इसमें आपको पैसे जमा नहीं देखने को मिलेंगे। इसका काम क्या होगा, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर फंडिंग ऑफर करना, सरकार का पैसा जो है इनडायरेक्टली वहाँ पर लगाना, और ये इक्विटी बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि ये एक कंपनी के तौर पर काम करती है, सरकार के लिए एक एजेंसी के तौर पर काम करती है, जिसका काम क्या होता है, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री की, वहाँ पर फंडिंग ऑफर करना। किस पर्पज़ के लिए, कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड क्लास जो है वो बन सकें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो वर्ल्ड क्लास का बन सके, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पर टॉप पर जो है वो हासिल हो सके। यानी कि आपको पता होगा इसकी 2017 का ये समय था। अब थोड़ी सी एनालिसिस ऐसी करो आप, 2017 में आपने 17, 18 और इवन 19 तक हमने देखा कि हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो थी वो लो थी, हालांकि अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है वर्ल्ड लेवल पर, बट फिर भी हमने पहले से जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। बट 2017 का जो समय था, उस समय QS वर्ल्ड रैंकिंग जो थी वो हमारी काफ़ी लो हो रही थी, काफ़ी पुअर हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो हमें एजुकेशन सेक्टर पर ग्रोथ करनी थी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की बन सकें, इस पर हम लोग को काम करना था। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो लाई गई कि एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी कंपनी सरकार की जो कि काम करेगी सिर्फ हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने के ऊपर इसका काम होगा। टॉप लेवल पर हम लोग को वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग को देखने को मिले, तो उसको लेकर ये कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी थी सरकार ने।
क्लियर है यहाँ तक पूरी बात है? तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी इसके कुछ कार्यों के बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग को क्लियर हो ही गई हैं इसके बारे में। बट देखो इसका काम क्या है, मार्केट से पैसों को उठाना। अब ये है क्या, ये एक कंपनी है, तो अब इसको एक कंपनी की तरह ट्रीट करना आप, ठीक है, तब जाकर आप इसको चीज़ों को समझ पाओगे। कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी का काम होता है ऑपरेशंस करना है। इसका क्या ऑपरेशन है, इसके क्या फंक्शंस हैं, हमारी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना, राइट, कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी की रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा सके, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, राइट, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू जो है ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डेवलप हो सके, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास का बन सके। तो ये सब चीज़ें, और एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। तो ये इसके कुछ कार्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर ऑलरेडी है ही, राइट। बट ये एक कंपनी है, कंपनी का काम क्या होता है, इसका काम हमने देख लिया, इसका काम क्या है। बट इस काम को करने के लिए वो पैसा कहाँ से उठाती है, तो एक कंपनी का काम क्या होता है सॉरी, लोन लेना बैंक से। तो बैंक इसके पास है, कौन सा बैंक है, कैनरा बैंक है, ठीक है, वहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है 9.09% का, ये अभी हमने देखा था, राइट, 9.09 है या 9.90, एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म, 9.09%, ठीक है, 9.09% का जो है कैनरा बैंक से इसका सपोर्ट है। तो बैंकिंग सपोर्ट इसके पास ऑलरेडी है। दूसरा क्या करती है, ये मार्केट से पैसा उठाने के लिए शेयर्स जो है वो अपने इशू करती है, इक्विटी वगैरह इशू करती है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि हमने बात करी थी ना कि एक कंपनी जो है वो कहाँ किस किस सोर्सेज के थ्रू पैसा उठा सकती है। एक तो बैंक से लोन लेना, दूसरा मार्केट से पैसा उठाना, लोग जो है वो इस कंपनी के शेयर खरीद लें। तीसरा क्या होता है, बॉन्ड इशू करती है, और ज़्यादातर ऐसी जो कंपनीज होती हैं सरकार की, वो ज़्यादातर बॉन्ड ही इशू करती हैं, राइट। शेयर्स वगैरह का उनका उतना इंटरेस्ट होता नहीं, और कई बार जो है वो लोग बाग भी इनके शेयर्स वगैरह कम ही खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस कि सरकारी कंपनी है। अब सरकारी कंपनी जो होगी वो कभी भी लॉस में भी जा सकती है, बिकॉज सरकार का काम क्या है, वेलफेयर ऑफर करना सोसाइटी के लिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो हम लोग एक बार उस पर दाव भी खेल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरी मेहनत करती है अपने प्रॉफिट करने के लिए, तो इसलिए वो लोगों का पैसा डूबने नहीं देती, क्योंकि उसको खुद को प्रॉफिट करना है ना। तो बट सरकारी कंपनी का ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए लोग बाग भी जो है गाइस ऐसी कंपनीज के शेयर काफ़ी कम परचेज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ होती है और ये आपको समझ में आ ही रही होगी। बट इसके बॉन्ड लोग परचेज कर लेते हैं। बॉन्ड क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह, और ऐसी कंपनी जो सरकार से एसोसिएटेड है, तो उसके बॉन्ड्स तो जो है वो ईजिली बिक जाते हैं, राइट, क्योंकि लोग बाग उसके बॉन्ड्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक प्रकार का लोन ही होता है। जैसे कि एक पेपर है, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक पेपर है, इसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी रहती है। जैसे कि इसके ऊपर फेस वैल्यू क्या लिखी है, 1000 रुपये, ठीक है, मान के चलता हूँ मैं, राइट, 1000 रुपये उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी हुई है। बट लोगों को ये बॉन्ड जो बेचती है ये कंपनी, वो 1000 में नहीं बेचेगी, वो 800 रुपये में बेचेगी। इस पर 1000 रुपये लिखे होंगे बट बिकेगा वो 800 में, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है, कम प्राइस में, फेस वैल्यू से कम प्राइस में। इसमें एक डेट भी लिख रहती है, जैसे कि आज अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है, इसमें डेट लिखी होगी 2025 की। अब ये व्यक्ति बॉन्ड खरीद लेगा आज 800 रुपये में, और जब ये 2025 में इस कंपनी के पास वापस जाएगा तो कंपनी इसको कितने रुपए देगी, 1000 रुपये देगी, इसके पास 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड एक ही प्रकार लोन का ही होता है, बट ये पब्लिक से लोन लिया जाता है इस प्रकार के पेपर्स वगैरह को इशू करके। समझ में आ रही है बातें? तो इस प्रकार की चीज़ों से ये पैसे जो है वो इकट्ठा करती है, फंडिंग रेज करती है, और ये पैसे जो है वो किसको देती है, कब इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है बस पूरी चीज़। और CSR कॉन्ट्रीब्यूशन भी ये क्रिएट करती है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, राइट। तो ये CSR होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, उनको जो है वो CSR अपना दिखाना पड़ता है सरकार को, कि हमने जो है वो अपना CSR जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब CSR के लिए के बारे में उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज सेक्टर, ये वाला जो होता है। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है, उसकी भी एक प्रैक्टिकल वजह आप जान लो, क्योंकि पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए ना। अब ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्री तो नहीं बनी है, कुछ और बन गया। जैसे ये इंडस्ट्री है, जैसे मान के चलता हूँ मैं, ये इस जगह पर है लोकेटेड, ठीक है। ये इंडस्ट्री से फैक्ट्री है, इससे निकल रहा है धुआं। अब ये धुआं क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है इस एरिया को, आसपास के एरिया को। हमने देखा, एक मिनट रुकिएगा, ये जो पूरा एरिया है इसको प्रदूषित कर रहा है। तो इसने एनवायरनमेंट को जो है वो प्रदूषित किया, यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस कंपनी से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये जो इसने गड़बड़ी करी है, जो एनवायरनमेंट को जो पल्यूट किया है, उसके एवज में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सोसाइटी को रिटर्न करे कुछ। तो या तो ये सोसाइटी के लिए पार्क बना देगी, या फिर कहीं पर पेड़ वगैरह जो है वो लगवा देगी, या फिर कोई स्कीम्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पर पैसे दे देगी। तो वैसे ही
ये जो अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को वर्ल्ड क्लास का बनाना है तो CSR के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन जो है वो लिया जा सकता है इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो सरकार की है एजेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये क्या करती है, डोनेशन वगैरह भी रिसीव कर सकती है, और ये वेरियस स्कीम्स जो होती हैं हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके भी डोनेशन जो है वो ये अपने पास सीख कर सकती है, मांग सकती है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो मांग सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके बारे में, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और फंडिंग जो भी हम लोग को देखने को मिलती है HEFA के तहत, तो उसने अभी क्या किया है, जो सरकार ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि ग्रांट इन एड, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि सरकार जो है वो वेरियस पैसे वगैरह जो है वो वेरियस इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को देती, ऑफर करती है, राइट। वो चीज़ अब हट गई है, अब ये कंपनी पूरा काम करती है यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने का, राइट। समझ लो बातों को। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें देखनी है। और जितनी भी, जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सभी के सभी जिसको सेटअप किया गया है, जिसको फंडिंग दी जा रही है सरकार के द्वारा, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, तो वो उनकी फाइनेंसिंग जो है वो HEFA के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और FEHA जो है गाइज, ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फंडिंग दे सकती है, वहाँ पर टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकती है, और वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके पास फंडिंग जो है, फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। एक और चीज़ इसमें हम लोग बात करेंगे HEFA से रिलेटेड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देख लिया। HEFA के साथ ही साथ जुड़ी हुई एक इनिशिएटिव है सरकार की, राइज 2022, रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। राइज यानी कि जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको दोबारा से हम लोग को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, रीवाइटलाइज करना है, राइट, बेहतरीन कर देना है। तो इसको लेकर एक राइज इनिशिएटिव हम लोग को सरकार का देखने को मिलता है। और टारगेट क्या है, 2022 तक हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छे बन सकें। सरकार इसको 2018-19 में लेकर आई थी। अब देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म आजकल चला है, क्योंकि अभी नई नई एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली। आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो उसमें इस बार तो आने वाला एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बेहतरीन मेंस का क्वेश्चन, तो मेंस के आंसर आप ये सब चीज़ें भी जोड़ेंगे, HEFA जोड़ेंगे, आप राइज 2020 जोड़ेंगे, तो ये आपके आंसर्स बन रहे हैं। तो ये सब नोट डाउन करते चलो कहीं पे, राइट। अक्सर हमेशा बोलता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन रिफॉर्म में, ये सब चीज़ें आप जरूर चिपका के आइएगा। इसके अलावा HEFA का स्कोप जो है वो राइज के आने से बढ़ गया है। HEFA का स्कोप जो था वो 20,000 करोड़ का था, बट अब इसके आने से, राइज के आने से, इनका जो 20,000 करोड़ रुपए का जो अप्रोच है उसको बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर दिया कि अगले 4 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो मतलब एलोकेट किए जाएंगे एजुकेशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। समझ रहे हो बातों को। तो ये पूरी चीज़ है ओवरऑल इससे रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि आपको मेंशन जरूर करनी है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अब गाइज आ जाता है एक टॉपिक, डिफेमेशन, मानहानि, राइट। तो गाइज इस टॉपिक के बारे में अब चर्चा हो रही है। ये टॉपिक मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले डिटेल में कवर करा चुका हूँ। ये जी न्यूज़ और ये महुआ मोइत्रा से रिलेटेड जो केस हम लोग को देखने को मिला था, तो वो अभी चल ही रहा है। जी न्यूज़ ने एक डिफेमेशन कंप्लेन फाइल कर दी है इनके अगेंस्ट। तो अभी जो है वो कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो है वो कहा गया था कि जी न्यूज़ जो है वो एक चोर मीडिया है, पेड न्यूज़ जो है वो देती है, तो ऐसा कुछ कहा गया था। और जी मीडिया की रेपुटेशन के खिलाफ जो है वो ये वाली बात हो गई थी। तो इसको लेकर जो है वो जी मीडिया ने इनके अगेंस्ट जो है वो एक डिफेमेशन, मानहानि का केस जो है वो फाइल कर दिया है। ये डिफेमेशन क्या होता है गाइस, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन या नेशन के गलत बातें, फॉल्स स्टेटमेंट फैलाने लगता है कोई व्यक्ति, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने लगता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो विक्टिम होता है, वो इसके अगेंस्ट, यानी कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेमेशन, मानहानि का केस जो है वो फाइल कर देता है। और उसके बाद जो होता है, सामने वाले व्यक्ति को जो है वो कंपनसेशन वगैरह देना पड़ता है, उसकी रेपुटेशन जितनी भी हार्म हुई है उसके अकॉर्डिंग। और इसके 2 सिविल केस भी इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, और क्रिमिनल केसेस भी इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं डिफेमेशन के। तो ये पूरी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। बट अभी इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे कल पूछूंगा, तो आपके लिए ये वाला होमवर्क है, डिफेमेशन के बारे में अच्छे से पढ़ कर आना। ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स को पुराने टॉपिक्स मिल जाएँ उसमें से डिफेमेशन, यानी कि वो उनके पास जो नोट्स होंगे तो वो निकाल कर डिफेमेशन जो है गाइस वो मेंशन कर सकते हैं कि कब जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ था, क्योंकि अब मेरे पास अथॉरिटी तो है नहीं वो मेंशन करने की, तो आप लोग कर दीजिएगा। और बाकी डिफेमेशन से रिलेटेड कल मैं जब टेस्ट आपको लूँगा, यानी कि टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कल संडे है, कल के दिन आपको टेस्ट मिलेगा एक, और उस टेस्ट में डिफेमेशन के बारे में मैं क्वेश्चंस रखूँगा आपके लिए। तो आप जो है डिफेमेशन को अच्छे से पढ़कर आइएगा, और जो है वो होपफुली अच्छे, यानी कि वो क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये था बस एक टॉपिक जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, और न्यूज़ में आया था ये डिफेमेशन का। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 3 स्टार्ट करने से पहले अमोनियम नाइट्रेट, ये टॉपिक हम लोग ने कल पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा।
हमने बात करी थी कि लेबनान के बेरूट में एक बहुत ही ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है, और उसमें वो विस्फोट में काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। 135 की हमने बात करी थी कल, और अब बढ़ भी गए हैं वो रेट जिन लोगों की जान गई है। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर मैंने दिया हुआ है वो मैंने एंड में दिया हुआ है वीडियो के, वो देखिएगा तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। अभी आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए, और अब अपन थोड़ी बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है गाइस, इसमें जो स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट होता है, यानी कि जहाँ पर वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट रखा रहता है, तो वो एकदम जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो वो एक मेजर फायर हजार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। अगर ये भारी क्वांटिटी में कहीं पर स्टोर्ड है अमोनियम नाइट्रेट, तो ये आग पकड़ने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ऐसे कई सारे केसेस जो है वो पूरे दुनिया भर में ऑलरेडी रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस प्रकार का जो अमोनियम नाइट्रेट होता है भारी मात्रा में, इसका विस्फोट जो हो सकता है वो दो तरीके से हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक ये तरीका है कि अगर किसी बाहरी चीज़ के कांटेक्ट में अगर आ जाए अमोनियम नाइट्रेट, यानी किसी मिक्सचर के कांटेक्ट में, या फिर कोई आउटसाइड एनर्जी का सोर्स है उसके कांटेक्ट में अगर ये आ जाए, यानी कि बाहर कोई मिक्सचर एक्सप्लोजिव मिक्सचर के कांटेक्ट में ये आ जाए बाहर से, या फिर किसी ने जानबूझ के अगर कोई एक्सप्लोजिव मिक्सचर वहाँ पर जो है वो डाल दिया हो, फेंक दिया हो, तो ऐसी स्थिति में ये एक्सप्लोड हो सकता है। और दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, तो यहाँ पर बताया गया कि इसमें आग लग सकती है, और आग अपने आप लग सकती है। कैसे अपने आप लग सकती है? अगर जिस जगह पर ये रखा गया उस जगह पर एकदम से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना शुरू हो गया, तो उस जगह पर गर्मी जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ने के कारण इसमें आग लगेगी और एक बड़ा धमाका जो है ये कर देगा। तो ये दो परिस्थितियाँ हो सकती है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अपने आप से जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है। या तो एक किसी ने जानबूझ के किया हो, मिक्सचर एक्सप्लोजिव मिक्सचर इसके पास रख दिया हो, या इसके पास गलती से एक्सप्लोजिव मिक्सचर जो है वो रखा गया हो, और एकदम एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है एनवायरनमेंट की, आपको पता होगा इस कुछ जो मिक्सचर्स वगैरह जो होते हैं वो एयर में जो होते हैं वो मिक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो ये फटाक से जल्दी आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने के बाद इसमें बड़ा धमाका हो जाता है, जो बेरूट में हम लोग को देखने को मिला। बट अभी भी बेरूट के अंदर अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन कि आखिरकार हुआ क्या है वहाँ पर। ठीक है, जब होगा तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मैं आपकी कवर करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी जो इस प्रकार के एग्जाम्पल सामने आए हैं जिसमें अमोनियम नाइट्रेट में आग लगी है, धमाका हुआ है पहले। तो सबसे बड़ा केस जो आया था वो 2015 में चाइना के अंदर आया था, और एक बार 1947 में टेक्सास यूएसए में ये केस हम लोग को पहले देखने को मिला था। आज की डेट में एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पूरे दुनिया भर में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ा जो खतरा हम लोग को या बैरियर हम लोग को देखने को मिलता है इसके रिगार्डिंग अमोनियम नाइट्रेट के, तो वो है उसका रेगुलेशन, कि सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट नहीं करती। हालांकि कानून है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, बट फिर भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में ये बहुत भारी मात्रा में उपयोग में लिया जाता है, और कहा जाता है कि इसके रिपीटेड एग्जाम्पल्स हम लोग को इसके मिसयूज़ के देखने को मिलते हैं। और भी जो है वो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इसके ऊपर बेहतर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनानी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से इस पर निगरानी रखनी चाहिए अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर, तब जाकर इस प्रकार के जो डिजास्टर्स हो रहे हैं पूरे दुनिया भर में उसको रोका जा सके। राइट, तो ये चीज़ है गाइस, और ये हिंदी में ट्रांसलेशन इसका जो मैंने भी आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये शियाइत मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, मिलिटेंट ग्रुप है। कहाँ की? लेबनान की। ये लेबनान के अंदर 1975 में उभर कर आई थी, एक डिस्कम्फर्ट के थ्रू हम लोग को ये देखने को मिली थी। 15 सालों तक जो सिविल वॉर चला था, जब पैलेस्टीन की प्रेजेंस हम लोग को वहाँ पर देखने को मिली थी, एक बड़ी आर्मी थी पैलेस्टीन की, उसकी प्रेजेंस थी, और वो इनके अगेंस्ट हुआ करते थे, शियात मुस्लिम के अगेंस्ट। तो वो बेसिकली देखो, ये जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया पूरा है, और अगर आप अरब कंट्रीज़ वगैरह देखो तो आप देखोगे यहाँ पर अक्सर जो है आपको शिया और सुन्नी के बीच में इशूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई कंट्री शिया डोमिनेंट है और वहाँ पर जो सुन्नी माइनॉरिटी में है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो इश्यूज़ आपको हमेशा दिखेंगे ही वहाँ पर। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो इश्यूज़ वगैरह यहाँ पर हम लोग को देखने को मिले थे लेबनान के अंदर। तो उन इशू को, उन डिस्कम्फर्ट को सहते हुए ये एक हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आया इनके अगेंस्ट, पैलेस्टीन वगैरह के अगेंस्ट, और जो ईरान का इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, और ये इज़राइल के अगेंस्ट था, पैलेस्टीन के अगेंस्ट था, और ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो हम लोग को इस एरिया पर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता था उसके अगेंस्ट था ये। राइट, यानी कि डायरेक्टली यूएसए के अगेंस्ट। और इसकी जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इसने ग्लोबल पूरे दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक वगैरह कराए हुए हैं, हिजबुल्लाह के द्वारा टेररिस्ट अटैक देखने को मिले। और ये एक टेररिस्ट ग्रुप जो है
यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा डिक्लेयर किया गया, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी। आज सैटरडे है तो आज काफ़ी सारे रिपीटेड टॉपिक्स भी हम लोग को अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। लेबनान एथनिक मिक्स की अगर बात करें तो देखो, मैंने भी आपको शिया और सुन्नी की बात करी थी, तो लेबनान के अंदर ये ग्रुप है, ये शियाइत आपको देखने को मिल रही है, ये सुन्नी, येलो वाला एरिया आपको सुन्नी वाला देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, आप ये सीरिया के अगेंस्ट ही हम लोग को देखने को मिलती है, इजराइल के अगेंस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि शियाइत ग्रुप है ये पूरा यहाँ पर है लेबनान के अंदर। तो आप ये देख सकते हो इस प्रकार से चीज़ें। और देखो, अक्सर क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि गोलन हाइट्स कहाँ पर है, इसको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो। गोलन हाइट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, डेड सी के बारे में पूछ लिया जाएगा, गाजा स्ट्रिप के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वेस्ट बैंक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में अक्सर कि इसको नॉर्थ टू साउथ में जो है वो अरेंज करना है। तो आप ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इजराइल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। देखो आप, ये लेबनान, नीचे इजराइल दिख रही है आपको, यहाँ पर सीरिया दिख रही है, और लेबनान में अभी बेरूट में इंसिडेंट्स भी हुआ है। कल भी हमने इसकी मैप वाली प्रैक्टिस करी थी, चर्चा करी थी। तो ऐसे भी आपको इस प्रकार की चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। पोकाली चावल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। गाइस, ये पोकाली चावल जो है, जीआई टैग इस चावल को मिला हुआ है। अभी ये चावल न्यूज़ में इसलिए आया हुआ है कि ये चावल जो है वो केरला से, क्योंकि केरला का ये चावल है, अब इस चावल को सुंदरबंस ले जाया जा रहा है। ये चावल के जो है वो सुंदरबंस के फार्मर इस चावल का उपयोग करेंगे। प्लान कर रहे हैं कि पोकाली चावल का उपयोग किया जाएगा। लगभग 80% जो चावल की जो खेती वगैरह हम लोग को वहाँ पर देखने को मिलती है सुंदरबंस के अंदर, तो वहाँ पर इस चावल का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इस चावल की खासियत है, और इसी खासियत के कारण इसको जो जीआई टैग मिला है वो ये है कि ये चावल जो है वो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है। यानी कि जो कोस्टल एरिया में अगर इस चावल को लगाया जाएगा, उगाया जाएगा, तो वहाँ पर जो है ये जो समुद्री पानी, जो हम लोग को खारा पानी देखने को मिलता है, तो उससे ये चावल जो है वो ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ जो है वो इस चावल की खासियत जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, और इसी कारण इसको जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। और इसी चीज़ को देखते हुए सुंदरबंस के फार्मर भी अब इस चावल का उपयोग करेंगे। ठीक है, पोकाली चावल, ठीक है, पोकाली चावल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके बीजों का उपयोग किया जाएगा और सुंदरबंस में जो है वो प्लांट किए जाएंगे। अब मुझे आपको बताना है सुंदरबन का एरिया जो है वो कहाँ पर है, किस जगह पर सुंदरबन का एरिया है, और अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। दूसरी बात, आपके इंडिया का मैप बड़ा आपके दीवार पे होगा, उस इंडिया के मैप में जाकर सुंदरबंस को लोकेट करो और एक बार देखो सुंदरबंस को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, और ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा विटिला 11 की अगर हम लोग बात करें, विटिला 11, तो अच्छा कई एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी इसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन गाइज अभी कुछ यानी कि 2-3 न्यूज़ बस बची हुई हैं, तो उसमें आपको जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन गाइज मिलेगा नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल अभी हिंदी ट्रांसलेशन करने की, तो मैं अभी कर नहीं पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आपको PDF में मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी ट्रांसलेशन, ये मेरी गारंटी है। देखो गाइज, विटिला जो किस्म है, अच्छा यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, अच्छा ये खारे पानी का है, और अच्छा यहाँ से नहीं हुआ ये विटिला जो है गाइज, विटिला 11। अगर क्वेश्चन आया था विटिला 11 क्या है, तो याद रखना पोकाली की ही एक वैरायटी हम लोग को देखने को मिलती है, पोकाली चावल की वैरायटी देखने को मिलती है, और यही विटिला 11 ये सुंदरबंस जो है वो भेजी जा रही हैं। ये सबसे बड़ी वैरायटी है जिसको केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था। विटिला 11 जो है गाइज, इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 1 एकड़ के फार्म में, फील्ड में 5 टन तक का प्रोडक्शन जो है वो करती है। जो केरला के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, जो ज्योति वैरायटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इसका विटिला 11 का हम लोग को देखने को मिलता है। और जो पूरी जो खेती होती है इसकी, वो 110 दिनों की हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस इसके बारे में। बासमती चावल को लेकर एक इशू चल रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो है वो डिमांड कर रही है कि बासमती चावल के लिए उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाए। अब ये वाला जो टॉपिक है गाइज, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी आ सकता है, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू नहीं बोलती है, पर्सनालिटी टेस्ट बोलती है। बासमती राइस, मध्य प्रदेश डिमांड कर रहा है बासमती राइस जो है वो उसकी 13 डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए, इसका बासमती राइस का जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बट ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो है गाइज, इनका आर्ग्यू करना, यानी कि इन्होंने आर्ग्यू किया है कि अगर मध्य प्रदेश को इंक्लूड कर दिया जाएगा जीआई टैग की लिस्ट में, तो बासमती क्रॉप जो है उसकी रेपुटेशन को ना ही सिर्फ हार्म होगा, बल्कि बासमती राइस जो है वो पूरे दुनिया भर में दूसरी कंट्रीज भी बासमती राइस जो है वो यूज़ करने लगी, यानी कि अपने चावल का जो नाम है वो बासमती राइस जो है वो रख देंगे। अब देखो बासमती राइस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो इस पर हम लोग टारगेट करेंगे। इंडिया एक लौती कंट्री है जो कि बासमती राइस का प्रोडक्शन करती है, प्रीमियम बासमती राइस का, और बासमती राइस हमारी कंट्री से पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप देखिएगा बासमती राइस आपको वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी फेमस है ये। और कोई भी कंट्री नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की 18 जिलों को छोड़कर, 18 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी भी कंट्री के पास बासमती राइस
जो है वो नहीं है। मई 2010 में बासमती राइस को जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया गया था। ये ऐसे चावल है जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जो इंडो गैंगेटिक का जो एरिया है, जो कि 7 राज्यों में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी की 26 डिस्ट्रिक्ट और दिल्ली, सिर्फ इन एरियाज पर ही जो चावल उगते हैं उनको बासमती राइस का दर्जा दिया जाता है। और हर एक चावल को नहीं, उसमें भी कुछ कुछ चावल होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, बट सिर्फ कहा गया है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है यहीं पर ही उगने वाले चावल को बासमती राइस का दर्जा जो है वो मिलेगा। एंड गाइस, जैसा अपन लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, तो देखिए हमने बात करी कोई एक एरिया जहां पर एक प्रोडक्ट जो होता है उसकी रेपुटेशन होती है, यानी कि वो प्रोडक्ट फेमस होता है और उस एरिया के अलावा वो प्रोडक्ट आपको उस तरीके का कहीं और नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को उस एरिया के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। यानी कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो यहीं से निकलेगा और यहीं का ही प्रोडक्ट जो है वो माना जाएगा, राइट। और अगर कोई दूसरी जगह पर ये सेम प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंदर। बट इससे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि ये एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेडमार्क का रोल करता है, यानी कि आप नेशनली तो उसको उपयोग कर ही नहीं सकते, बट आप इंटरनेशनली भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब ये ट्रेडमार्क क्या भला, ये आप समझ लो, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका जो है वो सिलेबस में है, तो आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट्स और ये सब चीज़ें, कॉपीराइट, तो ये पढ़ना ही है ऑलरेडी। इसमें आता है एक ट्रेडमार्क गाइस उन प्रोडक्ट्स के आगे लगाया जाता है जिन प्रोडक्ट्स को आप कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे छोटे भाई की कंपनी है जिसका नाम है एपिक सेंसेशन। इस कंपनी का ट्रेडमार्क करवाया हुआ है मेरे छोटे भाई ने। मेरा छोटा भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो उसके जितने भी म्यूजिक रिलीज होते हैं वो एपिक सेंसेशन के नाम से रिलीज होते हैं, जो कि उसका ब्रांड नेम है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी एपिक सेंसेशन का नाम का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नाम है उसका, ये ट्रेडमार्क्ड है। इस नाम को अगर किसी ने कॉपी किया तो मेरा छोटा भाई जो है वो सामने वाले को कोर्ट में घसीट सकता है और सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ट्रेडमार्क है, यानी कि उसका जो नाम है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। स्टार्टिंग में जब आप कोई नाम लेते हो तो आपको टीएम दिया जाता है। आपने देखा हो काफ़ी सारी कंपनी के नाम के आगे टीएम छोटा सा बना रहता है, टी और एम, राइट। काफ़ी सारी कंपनी के नाम के आगे आप देखोगे तो वो वाली कंपनी जो होती हैं वो अंडर प्रोसेस होती हैं, और 2 साल के बाद उनके नाम के आगे आप आर लगा सकते हो, और आर लगा के एक छोटा सा गोला होता है जिसको हम लोग रजिस्टर्ड बोलते हैं, यानी कि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है, उस कंपनी का नाम अब आप उपयोग नहीं कर सकते। तो मेरे छोटे भाई के जो नाम है एपिक सेंसेशन, उसके सामने ये आर अब लग चुका है कि उसका नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो हम लोग उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो वैसे ही ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में भी इंटरनेशनली होता है। अब आप इसको रिलेट करो कि मध्य प्रदेश को क्यों नहीं मिल सकता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्योंकि इसको ऑलरेडी जो है वो 7 राज्यों को दिया जा चुका है, दूसरे को नहीं दिया जाएगा क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया ये। और यहाँ पर यह भी कहा गया, आगे चल के आपको नोट्स में मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये भी कहा गया है कि अगर कोई और दूसरी, अगर मध्य प्रदेश को बाई चांस, चलो हमने दे भी दिया कि मध्य प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की राइस उग रही है, और उनको अगर हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया बासमती का कि वो भी जो है वो अपने राइस पर बासमती का नाम यूज़ कर सकते हैं, तब क्या होगा, इंटरनेशनल काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी राइस का नाम जो है वो बासमती राइस रख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ लड़ाई करी है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बासमती राइस का नाम इंडिया के पास रहे उसके लिए। इसके अलावा ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना यह है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप एग्रीमेंट है, ट्रिप का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप के में बताया गया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देना है तो सिर्फ उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स मैटर नहीं करता, यानी कि सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इनफ नहीं है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि वो दिखता कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी। जैसे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं। मध्य प्रदेश क्लेम कर रहा है कि उसके चावल को बासमती राइस का टैग मिल जाए क्योंकि उसका चावल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसका चावल भी बासमती राइस जैसा ही दिखता है, जैसे कि ये फोटो में आप देखो ऐसा ही दिखता है, उसकी क्वालिटी भी बासमती राइस जैसी है, तो उसको बासमती राइस का टैग मिल जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बेस या उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस जो है उस प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिलेगा। उसके पीछे रेपुटेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो रेपुटेशन उस जोग्राफिकल रीजन से लिंक्ड होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ इस प्रकार की रेपुटेशन, जो कि अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे किस प्रकार की रेपुटेशन। हालांकि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग भी रेपुटेशन जो कहा गया है वो एक जोग्राफिकल एरिया की ही होनी चाहिए, यानी कि एक ही मतलब एरिया पर जो है वो बासमती राइस जो है वो निकलनी चाहिए। जैसे कि ये 7 राज्य,
तो यहाँ पर रेपुटेशन है कि इस एरिया पर ही जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिला हुआ है बासमती राइस का, क्योंकि ये जो एरिया है इंडो गैंगेटिक प्लेन का, यहीं पर ही उगने वाली जो हाई क्वालिटी राइस होती है उन्हीं को ही बासमती राइस का दर्जा दिया जाएगा, राइट। तो ये इस इंडो गैंगेटिक जो एरिया है, प्लेन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे ये रिलेटेड है, ना कि इसकी क्वालिटी से रिलेटेड। अभी हमने क्या बात कर रहे थे, क्वालिटी के बारे में। सिर्फ क्वालिटी होना मैटर नहीं करता, उस जोग्राफिकल रीजन की भी इंपॉर्टेंस रखती है चीज़ें, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो याद रखना इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये चीज़ आएगी आपके एग्जामिनेशन में, देखिएगा ज़रूर। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो छुपी हुई है इस पूरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये आपको एक दो जगह बस मिलेगी इंडो गैंगेटिक प्लेन, बट मेन रोल इंडो गैंगेटिक प्लेन का ही हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इसी रीजन के पास ही हम लोग को जो स्टेट्स देखने को मिल रही हैं, उन्हीं को ही जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। आगे की बात करें, अगर राइस एमपी में ग्रो कर रहा है, अच्छा राइस जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, इवन हम तो ये भी बोलते हैं बासमती राइस से भी अच्छी है, बट फिर भी उसको बासमती का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और APEDA के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बासमती राइस जो होती है वो उसके ग्रेन्स जो होते हैं लंबे होते हैं, यानी कि चावल जो होंगे वो लंबे बारीक आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, राइट। और साथ ही साथ काफ़ी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, एरोमेटिक राइस होते हैं, खुशबू उसकी अलग ही आपको देखने को मिलती है, और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर पाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है APEDA ने, क्योंकि ये रिलेटेड है हिस्टोरिकली भी, क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इसका नाम मेंशन्ड है। तो उस रीजन के हिस्ट्री को देखते हुए उस पता लगाया जाता है कि यार हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तभी जाकर उस प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता। तो GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिलना हलवा नहीं है, राइट, सीधी बात। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और यही चीज़ MP कर रही है। MP बार बार जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रही है कि उसके राइस को जो है वो बासमती राइस का दर्जा दो, बासमती राइस का दर्जा दो, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भी तो चीज़ एसोसिएटेड होनी चाहिए ना, जो कि यहाँ पर है इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगेन बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोर्टर्स जो है गाइज, उनका कहना यह है कि अगर बाई चांस मध्य प्रदेश को ऐड कर दिया जाए इसमें, बासमती राइस का दर्जा उसको दे दिया जाए, तो ये हमारी कंट्री ने जो लड़ाई लड़ी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, बासमती नाम जो है दूसरी कंट्री जो चुरा रही थी, अपने हाई क्वालिटी राइस का नाम बासमती राइस रख रही थी, तो वो पूरी चीज़ विफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी, राइट। और बताया गया कि अगर MP को अलाउ कर दिया तो ये चीज़ नलीफाई हो जाएंगी। जो अभी तक जो एफर्ट्स जो रखे गए थे APEDA के द्वारा कि बासमती का नाम जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना, और 1995 से बासमती का नाम प्रोटेक्ट करने पर इंडिया ने ऑलमोस्ट 1000 केसेस जो है वो लड़े हैं, उससे ज़्यादा ही केसेस लड़े, और 50 कंट्री के साथ हमने केसेस लड़े हुए हैं। तो ये सब नलीफाई हो जाएगा। MP को नाम दे देंगे, दूसरी कंट्री तुरंत ऑब्जेक्शन लेगी, और वो भी अपने हाई क्वालिटी राइस का नाम जो है वो बासमती रख देंगे, और बासमती का जो नाम इतना फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, राइट। क्योंकि इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूरे दुनिया भर में फेमस है, उसकी बात हो रही है, तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज इस पे पॉइंट कर सकती है। मुंबई के अंदर रेड अलर्ट आ गया है, किस चीज़ को लेकर? वर्षा को लेकर, बारिश को लेकर। बहुत हैवी रेन मुंबई में देखने को मिली है। हर मानसून में आप देखते होंगे मुंबई की हालत खराब हो जाती है, फ्लडिंग मुंबई के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं उसके ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो है वह क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति मुंबई के अंदर हम लोग को ऑलमोस्ट हर साल जो है वो देखने को मिलती है, राइट। और रेड अलर्ट पर आ गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। एक्सट्रीम रेनफॉल मुंबई के अंदर देखने को मिली है, और महाराष्ट्र के काफ़ी सारे पार्ट्स पर देखने को मिली है। बहुत बाढ़ वगैरह जैसी स्थिति जो है वो मुंबई के अंदर डेवलप हो गई है। इस प्रकार की जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। मुंबई को ऑलरेडी जिस प्रकार से हर साल अगस्त में रेनफॉल होती है, तो अगस्त की एवरेज रेनफॉल का 50% ऑलरेडी मुंबई में अभी हो चुका है, यानी कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं अगस्त को, और अब देखिए 50% जो है वो हो चुका है। तो बहुत बुरी स्थिति आने वाले समय में आ सकती है, अगर जो है वो इस प्रकार की बारिश वगैरह जो है वो रुकने का नाम ना ले, तो ये बड़ी स्थिति जो है वो मुंबई में खराब हो सकती है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गाइस, उनका कहना है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हुआ। अब हम लोग साइंटिफिकली इस टॉपिक को देखेंगे। ये वाली चीज़ आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बताया गया कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर जो है वो वेदर सिस्टम का लो प्रेशर डेवलप हुआ है, और उसके कारण क्या हुआ है? डाउनपोर हुआ है। डाउनपोर का मतलब बेसिकली क्या होता है? मूसलाधार वर्षा,
बहुत तेज बारिश हुई है। अब बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, उसके कारण बारिश यहाँ पर मुंबई में कैसी हुई? बे ऑफ बंगाल तो अपोजिट है। अगर अरेबियन सी पे हुआ होता इस प्रकार की चीज़ तो हम मान सकते थे कि हाँ यार हुआ है, बट नहीं, ये उल्टा होता है पूरा चीज़ें। ये पूरा सर्कुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। आपने कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा, हाई कन्वेंशन, लोकलाइज सर्कुलेशन, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक चीज़ तो पता है, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर ये सूरज है, ठीक है, सूरज अपनी गर्मी यहाँ पर दे रहा है इस समुद्री एरिया पर। अब इस समुद्री एरिया पर क्या हुआ? भाप, इवोपरेशन हुई, भाप बनी, इवोपरेशन हो रही है, ऊपर जा रही है, भाप बन के ऊपर जाती है, राइट। हमें पता है कि वार्म एयर जो होती है, जो गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है और वो ऊपर चली जाती है। और इवेपोरेशन जब होता है तब क्या होता है? क्लाउड्स, बादल बनते हैं। एक चीज़ आपको पता होगी, पढ़ी होगी आपने, कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ आती है। यहाँ पर लो प्रेशर बना, यहाँ पर हवा जो है वो हुई, क्या बोलते हैं, ऊपर गई, यहीं से ही ये वाली हवा फिर गर्म हो रही है, फिर ऊपर जा रही है। ये इस प्रकार से कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। और ये क्या है? क्लाउड, ऊपर क्लाउड बन रहा है। अब आपने एक सर्कुलेशन देखा होगा, इस प्रकार का ये पूरा सर्कुलेशन होता है। ऐसी चेन जो है वो पूरी बनती है, ऊपर जाती है, फिर ये जाती है, फिर ये यहाँ पर आकर वर्षा कर देती है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। पूरा जो ये कन्वेंशन सर्कुलेशन जो पूरा हम लोग को देखने को मिलता है, ये इस प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा ऐसी, और ये सेम चीज़ इस तरफ भी हम लोग को ऐसी होती हुई देखने को मिलती है। ये डायग्राम पढ़ा ही कि नहीं पढ़ा? ज्योग्राफी में डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना है, इस प्रकार की चीज़ आपको स्टैटिक पोर्शन में मिलने वाली है। तो अभी क्या हुआ हमने देखा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इवेपोरेशन हुआ, बादल बने, बार बार ऐसा हो रहा है। यहाँ से हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में फिट हो रही है, फिर वापस गर्माहट, सूर्य की गर्मी से जो है इवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहा है, और इसका मूवमेंट इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब हमने क्या बोला? बादल कहाँ पर बन रहे हैं? बे ऑफ बंगाल के ऊपर, लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पर है। अब यहाँ से जो है वो बादल जाएंगे किस तरफ? हाई प्रेशर की तरफ, और वहाँ पर कंडेंसेशन कर देंगे, बारिश कर देंगे। तो हो क्या रहा है? यहाँ से यहाँ गए बादल, किसके पास गए? महाराष्ट्र के पास गए, वहाँ पर कर दी बारिश, और क्या हो रहा है? फ्लडिंग हो रही है। अब साइंटिफिकली चीज़ें क्लियर हुई। ये चीज़ है पूरा फिनोमेना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है पूरी ओवरऑल, और यही था आपका पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक्जैक्टली समझना था सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक mygov.in की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। mygov.in वेबसाइट आपने देखी है ना, mygov.in। अभी क्या हुआ है, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च कर दिया है ये वाली वेबसाइट। अब गोवा जो है वो 13वीं स्टेट हो गई है जिसने mygov.in पोर्टल को ज्वाइन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर सरकार क्या करती है? सिटीजन्स को इन्वॉल्व करती है कि वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिस्कशन किया जाएगा, यानी कि सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। सिटीजन खुद ब खुद एंगेज होते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर लो, साइन अप कर दो, मैंने किया हुआ है, तो आपके पास सरकार की वेरियस पॉलिसीज़ के बारे में जब सरकार को आपसे कुछ पूछना है, सिटीजन से कुछ रिकमेंडेशन लेना है, तो आपके पास ईमेल आएगा। यहाँ पर वेरियस टास्क होते हैं, यहाँ पर पोलिंग होती है, आप वोटिंग कर सकते हो यहाँ पर वेरियस चीज़ों को लेकर। ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप वेरियस चीज़ों के बारे में देख सकते हो जाकर। तो ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। सरकार में कुछ भी, यानी कोई भी चीज़ नहीं करती है सरकार, तो ये वेबसाइट के अंदर आपको अपलोडेड मिलेगी। तो ये सिटीजन पार्टिसिपेशन की एक वेबसाइट है mygov.in, जिसको सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 2014 में, 26 जुलाई 2014 में। और ये बहुत सारे काम जो है वो कर रही है आज की डेट में। पॉलिसी मेकिंग जो है, सिटीजन को इन्वॉल्व करती है पॉलिसी मेकिंग में। सिटीजन के जो है सजेशंस वगैरह, रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो सीख करती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये mygov.in है, याद रखना। गोवा भी अब 13वीं स्टेट बन गई है जिसने mygov पोर्टल को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। एंड ये लास्ट टॉपिक था गाइस। और जीएस पेपर 3 में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, एमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको पता होगा, हमने बात करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एमोनियम नाइट्रेट, B2 ओनली इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? नॉट सॉल्यूबल, बट ये सॉल्यूबल है, यानी कि ये घुल जाता है पानी में, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये फर्स्ट होगा गलत, सेकंड होगा बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। अब देखिए, आपको कहीं जाना नहीं है, और आज एक बेहतरीन चीज़, एक ऑफर मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, आप लोग ने जो मुझे सपोर्ट किया है उसको लेकर। तो गाइज ऑफर ये है आप लोगों के लिए, ये सिर्फ अगस्त मंथ के लिए मैं ऑफर यहाँ पर रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं गाइस जो कि इस लेक्चर की PDF परचेज करना चाहते हैं, आपको पता है कि मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ में मैं ये PDF आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ, राइट। और ये मिनिमम 100 रुपीज़ सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप मेरी मेहनत को देखकर, आपको जो भी इस चैनल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहो आप, तो वो आप जो है वो पर मंथ के हिसाब से आपका जो भी एडिशन है वो आप एडिशन करके, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप ऐड करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ऑफर सुनो आप।
तो जो भी स्टूडेंट्स एक साथ दिसंबर तक की पीडीएफ परचेस करेंगे, यानी कि दिसंबर तक के लिए बुकिंग करेंगे, पिछले 7 महीने के जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, उनकी पूरी पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ अगस्त मंथ के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी अगस्त मंथ की फीस पे कर दी है, यानी कि इस पीडीएफ को परचेस करने की, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे ईमेल कर दीजिए। उसमें आप लिख दीजिएगा सर ये ऑलरेडी पे किया हुआ है अगस्त मंथ का, हमें दिसंबर तक के लिए एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन टिल दिसंबर। अपनी ईमेल एड्रेस मुझे दे दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप ईमेल पर दे दीजिएगा। हालांकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे देखेंगे, आपको मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, आपको पूरी चीज़ ये मिल जाएगी, राइट। और दूसरी बात, इस पीडीएफ से आपको क्या फायदा होता है गाइस, तो डेली बेसिस पर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है हर एक टॉपिक की, करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि वास्ट पोर्शन है। आप एग्जाम के समय पर इसको तुरंत स्क्रॉल करके रिवाइज कर सकते हैं, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, तो आपका इसमें टाइम बचेगा, आप इस टाइम को किसी दूसरी चीज़ में डिवोट कर सकते हैं, राइट, पीडीएफ परचेज करके। और रेट जो है वो बहुत ही कम है, पूरे महीने डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ करंट अफेयर्स की, लेक्चर की, मेरे डेली लेक्चर की ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी वहाँ पर। दूसरी चीज़, मैं संडे को जो टेस्ट कंडक्ट करता हूँ उसकी पीडीएफ भी दूंगा। तीसरी बात, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ आपको मिलती है, जैसे कि कल संडे है, कल के दिन लेक्चर नहीं आता है, कल के दिन आपको टेस्ट दिया जाता है पिछले हफ्तों का, और संडे की जो भी न्यूज़ आती है वो मंडे को कवर की जाती है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो संडे वाले दिन आपका रिवीजन डे होता है, आप पुराने जो है वो जितने भी दिन है उसको रिवाइज करते हो, उसका एक कंपाइलेशन वीडियो में डालता हूँ। और साथ ही साथ आपको वीकली पीडीएफ भी कंपाइलेशन की मिलेगी, यानी कि ये जो पूरे हफ्ते भर आपने पढ़ा है वो वीकली आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ भी मैं दूंगा। और दूसरी चीज़, मंथ खत्म होने के बाद आपको मंथली, यानी कि जो लास्ट डे होगा उसके नेक्स्ट डे जो है, क्योंकि ये फोल्डर तो आपके पास हमेशा रहेगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एटलीस्ट 2 साल तक इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है आपकी पूरी की पूरी 2 साल तक आपके पास एटलीस्ट रहेंगी। एंड लास्ट में मंथली पीडीएफ मैं आपको दूंगा, यानी कि एक ही सिंगल पीडीएफ पूरे मंथ का कंपाइलेशन का, जिससे कि आपको डेली पीडीएफ जो है वो एक्सेस नहीं करना, और डेली पीडीएफ अपन हटा भी देंगे वहाँ से, आपके लिए सिर्फ एक मंथली पीडीएफ जो है वो वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, राइट। तो ये कुछ इसके फायदे हैं इसके होने के। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र मिनिमम 100 रुपये, और मिनिमम इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मिनिमम, और पर मंथ का, यानी कि जिस भी मंथ के लिए आप लेते हैं इंटू 100 आप कर दीजिएगा। और आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन भी जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, मेरी मेहनत को देखते हो, वो पूरी आपके ऊपर है और वो वॉलंटरी है वो, ठीक है। एंड अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप दिसंबर तक की पीडीएफ परचेज करते हैं, दिसंबर तक, इस साल के एंड तक की, तो पिछले 7 महीने अभी तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक, उसकी पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री है। तो चलो ये है, इसके बारे में आप होमवर्क जान लो। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पढ़ना है। इंदिरा साहनी केस 1922 का जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है उसको आपको पढ़ना है, और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। आज हम लोगों ने कवर कर लिया HEFA, जो मैंने आपको कल बोला था कवर कराने के लिए। केरला गोल्ड स्मगलिंग केस जो है गाइज, ये मैं आपको जल्दी जो है वो कवर कराऊंगा। इससे रिलेटेड मैं 1-2 आर्टिकल जो है वो और देखना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो पूरी चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। एंड आप गाइस मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ये फेसबुक की मेरी लिंक है। आप इस चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, बेल आइकन पे हिट कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप देखिए, मैं आपको मना नहीं करना चाहता कि आप मुझे कॉल मत करो, क्योंकि देखो गाइस टाइम का बड़ा इशू होता है मेरे साथ। मैं ये पूरा दिन जो है वो आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए लगाता हूँ पूरे दिन। तो प्लीज़ गाइस, आपको कोई भी क्वेरी है मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ कॉल मत करो, ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मुझे कॉल करोगे बहुत समय डिवोट होता है और मैं किसी को इग्नोर नहीं कर पाता, ये मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज़ बस आप मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट बस मान लेना, आप मैसेज कर दो, मैसेज का मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। आप जानते हो ये वाली बात, थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि उस बीच में काम कर रहा रहता हूँ, राइट। चलो गाइस, अब हम लोग मिलेंगे कल आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कराना है और एक टेस्ट भी मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। अब चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा गाइस।